हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा में। ये क्लास जो है क्लास 10th की, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, डेवलपमेंट, विकास, उसके सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें। विकास, यहाँ पर जो है हम विकास के क्या पैमाने हैं, विकास को किस आधार पर मापा जाता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी ना होना, भुखमरी ना होना, और आय। आय में जो है क्या समानता है, और उसको जो है एवरेज उसका किस तरीके से निकालेंगे, यही जो है इसी से संबंधित विश्व बैंक किस तरीके से जो है विकास को देखता है, और विकास के क्या पैमाने हैं, यही सब जो है आपके इस चैप्टर में मिलने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले जो है क्लास 9th की जो है आपको इकोनॉमिक्स, पोल साइंस और ज्योग्राफी की क्लासेस, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो सभी आपको प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, इसका नाम है विकास, चैप्टर फर्स्ट। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे आज हम उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विकास से रिलेटेड है। तो सामान्यतः किसी देश का विकास जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो विकास को हम किस आधार पर मापते हैं, वही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। तो आप नीचे जो फोटोज भी देख रहे होंगे वो आपको कोरिलेट करेंगे इन क्वेश्चन से। देखिए, विकास शिक्षा से भी रिलेटेड होगा, आय से भी रिलेटेड होगा और स्वास्थ्य से भी रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है प्रति व्यक्ति आय। तो विकास को मापने के लिए हम प्रति व्यक्ति आय देखते हैं क्या, तो ये फर्स्ट जो है करेक्ट है। औसत साक्षरता दर, तो शिक्षा भी एक पैमाना है विकास को मापने का, तो औसत साक्षरता दर ये भी होगा। देखिए, साक्षरता दर जो है अगर हम प्रत्येक व्यक्ति की देखने लगे तो उससे हम पूरे भारत का तो नहीं निकाल पाएंगे कि साक्षरता दर क्या है, तो हमें औसत निकालना होगा। इसलिए यहाँ पर जो औसत लिखा है, औसत मतलब एवरेज निकालना होगा, पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो साक्षर है या नहीं। तो विकास इस तरीके से निकाला जा सकता है, और साथ ही साथ लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, स्वास्थ्य भी एक इंपॉर्टेंट जो है पैमाना है अगर हमें विकास को मापना है। तो 3 पैमाने यहाँ पर दिए हैं, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा, यानी यहाँ पर दिया है साक्षरता स्तर। तीनों ही जो है करेक्ट हैं अगर हमें जो है किसी देश का विकास का पैमाना मापना है कि किस आधार पर मापा जाता है, तो तीनों ही चीजें जो है उसमें इंक्लूड होंगी। याद रखना है आपको, ये तीनों तो है ही, इसके साथ साथ अन्य चीजें भी हैं जो इस चैप्टर के दौरान आपको जानने के लिए मिलेगी। तो तीनों चीजें ही जो है विकास का आधार है किसी भी देश के लिए। उपयुक्त सही सभी जो है इसमें करेक्ट होगा आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से भारत विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो अब यहाँ पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, तो हमें बताना है कि भारत से बेहतर किसकी स्थिति है विकास में। तो यहाँ पर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान, 4 देशों के नाम दिए हुए हैं। चारों देशों में अगर हम देखें, देखिए आप अगर जो है देखें कि पाकिस्तान की स्थिति बेहतर है क्या, पाकिस्तान की स्थिति तो बेहतर है नहीं। अब 3 देश बचे हमारे पास। एक टेबल और देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जो है भारत और श्रीलंका दो देशों का कंपैरिजन है। मानव विकास सूचकांक में 2023 की जो रिपोर्ट आई उसमें भारत की क्या स्थिति है, 0.644, यानी मध्यम वर्गीय विकास हो रहा है भारत में। और वहीं हम जो है श्रीलंका में देखें तो 0.782, यानी वहां पर उच्च विकास वर्ग है। तो यानी कि विकास की जो दर है मानव विकास सूचकांक के अनुसार वो श्रीलंका में ज्यादा है भारत से। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है ऊपर है। फिर एसडीआई रैंक में भी देखें 2023 की रिपोर्ट के अनुसार तो भारत की जो रैंक है वो 134 है, और वहीं 78 जो है श्रीलंका की। अगर आप देख रहे हो तो इसमें जो है जो फर्स्ट की तरफ जो भी देश होगा वो ज्यादा विकसित होगा। तो यहाँ पर जो आपके विकास के पैमाने हैं उनमें जिसकी ज्यादा रैंकिंग अच्छी होगी फर्स्ट होगा। तो इस तरीके से जो है भारत जो है नीचे है, 134 स्थान, लगभग जो है डबल ही हो गया। औसत आयु देखें कि कौन जो है भारत में, मतलब भारत के जो लोग हैं वो औसत आयु कितने जीते हैं। भारत में 70.8 वर्ष है, और वहीं हम देखें श्रीलंका में लगभग 7 वर्ष ज्यादा है, 77 वर्ष है। तो यहाँ पर भी जो है श्रीलंका आगे है। तो तीनों ही अभी तक हमने जो देखी मानव विकास सूचकांक में, एसडीआई रिपोर्ट की रैंकिंग में भी देखें, औसत आयु भी देखें, तो तीनों में ही श्रीलंका भारत से आगे है। प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय जो है भारत में $60 है,
वहीं जो है जो श्रीलंका है वहां पे $14,000 है। तो डबल जो है, लगभग ये जो है इनकम में भी डबल है श्रीलंका। स्कूली शिक्षा, अगर हम बात करें कि स्कूली शिक्षा जो वहाँ भारत में है, वहां पर जो एक स्टूडेंट है वो कितनी प्राप्त करता है, लगभग कितने वर्ष जाता है, 6.5 साल जाता है। वही जो है ये श्रीलंका में 10 साल है। यानी कि जो है अगर भारत में देखें तो भारत में 5th-6th के आसपास जो है एवरेज है कि 5th-6th के बाद जो है स्कूल में जो है बच्चे नहीं जाते, क्योंकि वो छोड़ देते हैं स्कूल। और वहीं जो है श्रीलंका में एवरेज देखें तो 10.8 जो है ईयर है। तो इन सभी पैमानों को देखें तो सभी पैमानों में श्रीलंका भारत से आगे है। तो यानी कि अब हमें आंसर मिल गया होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हमसे जो आगे है देश हमारे पड़ोसी देशों में, वो श्रीलंका है। ना बांग्लादेश है, ना नेपाल है, ना पाकिस्तान है। श्रीलंका जो है करेक्ट आंसर होगा कि भारत से जो है बेहतर स्थिति किसकी है, श्रीलंका की है। कैसे बेहतर है वो हमने जाना टेबल के माध्यम से, चाहे HDI रैंकिंग की बात हो, भारत की जहां 134 है, श्रीलंका की 78 है। वहीं जो है स्कूली शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सभी में जो है बेहतर है। तो यहाँ पर जो हम श्रीलंका से तुलना हुई कि श्रीलंका से बेटर है। पहली बात तो यहाँ पर सिर्फ हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे थे, और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी जो आबादी है वो बहुत कम है। और भारत की जो आबादी है वो लगभग अब जो है 140 करोड़ है। 140 करोड़, तो अब हम वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश हैं, और श्रीलंका की आबादी बहुत कम है। तो यहाँ पर जो है कंपैरिजन सिर्फ इसलिए था, क्वेश्चन दिया हुआ था कि भारत के पड़ोसी देशों की बात की थी, तो पड़ोसी देशों को अगर हम मिला भी दें तो भी शायद इतनी जो पॉपुलेशन है वो नहीं बैठेगी। तो 140 करोड़ के हिसाब से देखें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर कंपैरिजन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था यहाँ पर। तो ये जो है कंपैरिजन ऐसे नहीं है कि हम जो है मान लें कि, क्योंकि कंपैरिजन वैसे तो होना चाहिए था एक इक्वल, जैसे चाइना के साथ अगर कंपैरिजन करें तो लगभग जो है बराबर आबादी है। तो वहां पर कंपैरिजन जो है दिखने में पता चलता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जिस भी देश की पॉपुलेशन ज्यादा होने के बाद जो है बहुत सारी समस्याएं भी उसके साथ जुड़ जाती हैं। वो जो है फायदे भी हैं इस पॉपुलेशन के, कि अगर इसे डाइवर्ट करके जो हमारी युवा जनरेशन है उसको अगर हम किसी कार्य में लगाएं, अगर हम चाहें कि उद्योगों में विकास करना, तो उसमें लगाकर जो है हम देश का विकास भी कर सकते हैं, जिस तरीके से चाइना ने किया। चाइना ने जो है जिस तरीके से अपनी इंडस्ट्री सेट की वैसे किया जा सकता है। परंतु छोटे देशों में आबादी कम होने के कारण जो है उनके पास संसाधन का उपयोग करके वो जो है आसानी से विकास की तरफ जा सकते हैं। वहीं बड़ी आबादी को लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो ये है, पर हमारा जो आंसर रहेगा श्रीलंका, क्योंकि पड़ोसी देशों की बात की थी। तो क्वेश्चन जो 3 है हमारा वो एवरेज से संबंधित है, जिसमें जो है आपको औसत आय दी हुई है। औसत आय जो है यहाँ पर देखें तो औसत आय कितनी दी हुई है, 4 परिवार की, 4 परिवार की 5,000 औसत आय। तो टोटल परिवार जो 4 हैं इनकी आय टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल आय कितनी हो जाएगी, टोटल आय हो जाएगी हमारी 20,000। 20,000 हो गई। अगर टोटल आय हमारी इतनी है और 3 परिवार की आय यहाँ पर दी हुई है, आप देखेंगे 3 परिवार की आय तो दी हुई है, तो आप जो है इसे टोटल करके बताएं मुझे, जो 3 परिवार की आय है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 14,000। तो 14,000 अगर हम 20,000 में माइनस कर देंगे तो हमारी जो है आय आ जाएगी चौथे परिवार की, जो 4th परिवार है उसकी आय निकल कर आ जाएगी। वो कितनी आई हमारी 6,000, नहीं 6,000। तो यहाँ पर जो है चौथे परिवार की आय निकालनी थी, तो 4th जो परिवार है हमारा उसकी आय कितनी हो जाएगी 6,000। देखिए ये बेसिक एक एवरेज का क्वेश्चन था, जिसमें 4 जो है परिवार है उनकी एवरेज आय दी हुई। 4 परिवार की एवरेज आय जो है 5,000 दी हुई, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसमें, 5,000 इंटू 4 करेंगे तो 20,000 आ गई थी। 20,000 हमारी आय आ गई थी। अब जो है उन्होंने 3 परिवार की आय जो है अलग अलग बता दी। 3 परिवार की आय आपको मिल गई 14,000। तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो चौथा परिवार है उसकी आय निकल कर आएगी, जो कि 6,000 है। तो ये जो है एवरेज में आपको आगे जो है रीजनिंग में, मैथ्स में देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है एक बेसिक क्वेश्चन था कि एवरेज निकालना था, कि प्रति व्यक्ति आय जो है अगर दी हुई है एवरेज में कि 4 परिवार की, तो एक परिवार की किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये जो है आपका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6,000 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब ये विश्व बैंक से संबंधित है कि विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक जो है विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए क्या मानदंड अपनाता है, और जो मानदंड अपनाएगा वो उसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। तो सीमाएं क्या हैं, इस क्वेश्चन में हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्या सीमाएं, देखिए विश्व बैंक जो है, अगर हम बात करें तो विश्व बैंक की, वो विकास के लिए
जो प्रमुख मानदंड अपनाता है वो आय अपनाता है। आय, अगर आय को देखें, सिर्फ हम आय को ही देखेंगे, आय जो है क्या बताता है हमारे पूरे देश की, चलो आय हमें पता चल गई, पर वहीं हम कुछ चीजों को जो है छोड़ रहे हैं। सिर्फ आय है एक पैमाना नहीं हो सकता विकास को नापने का। तो अगर हम सिर्फ आय से नापेंगे तो हम ही स्वास्थ्य, हम वहां पर शिक्षा को छोड़ रहे हैं, वहां पर भुखमरी जैसी जो चीजें हैं, जो हालात बने हुए हैं, उसको अगर हम नकार देंगे पूरी तरीके से, तो ये जो है एक जो है विकास पूरी तरीके से तो नहीं नाप सकते। मतलब हर चीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तो जो है हमें उस देश का प्रॉपर विकास जो है किस तरीके से हो रहा है वो दिखेगा। वहीं हम आय को अगर हम एक पैमाना मान लें सिर्फ, तो उससे जो है हमें विकास के बारे में पूर्ण रूप से पता नहीं चल सकता। तो जैसे यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन के आंसर में, प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व बैंक के द्वारा प्रति व्यक्ति आय जो है देखी जाती है सिर्फ। प्रति व्यक्ति आय जो है विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए जो है मुख्य मानदंड है। तो वो क्या देख रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय। मानदंड की सीमाएं क्या हो जाएंगी फिर, तो आय के वितरण को नहीं दर्शाता ये। तो आय का जो वितरण है, अब देखिए एक व्यक्ति जो है, हमने 100 व्यक्तियों, एक देश हम मान लें कि 100 व्यक्तियों की इन्होंने जो है आय ली, वहीं पर जो है दो व्यक्तियों की जो है 1 लाख सैलरी है, इसी तरीके से 5 व्यक्ति की 50,000 सैलरी है, और सभी जो बचे उनकी जो सैलरी है वो 2,000 से 5,000 है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितना सारा डिफरेंस है। एवरेज है वो सिर्फ हमें जो है इसके बीच की को ही जो है वैल्यू प्रोवाइड करेगा, पर बीच की वैल्यू से क्या हम जो है उन लोगों को, अब यहाँ पर जो है कुछ लोगों की आय जो है इससे भी कम हो, तो फिर उनको कहाँ रखा जाएगा। एवरेज के हिसाब से जो है हमें जो मध्य जो आय होगी वो पता चलती है। तो यहाँ पर जो है जो आय का पैमाना है जो विश्व बैंक ने रखा है, उससे जो है हम पूरी तरीके से नहीं बता सकते कि जो है विकास जो है किस तरफ चल रहा है। अब जैसे हम क्या क्या चीजें नकार रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, हम किसी भी देश की शिशु मृत्यु दर बिल्कुल एक तरफ से नकार रहे हैं। साक्षरता स्तर, हम साक्षरता स्तर को भी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ आय को ही देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवा को भी नहीं देख रहे हैं। तो ये सभी कारक, और भी कारक हो सकते हैं, तो इन सभी कारक को हम जेंडर इक्वलिटी को भी नहीं देख रहे हैं, महिलाओं की स्थिति क्या है शिक्षा में वो भी नहीं देख रहे हैं, हम जो है भुखमरी जैसी स्थिति भी नहीं देख रहे हैं। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है वो आपको याद हो, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो उन सभी को हमें अगर देखेंगे तभी जाके हम कह सकते हैं कि विकास जो है हो रहा है एक देश में प्रॉपर या नहीं हो रहा है। तो सभी पैमानों को देखें, एक ही पैमाने पर अगर हम देखेंगे तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर विकास हो रहा है, नहीं, क्योंकि वो प्रति व्यक्ति आय, और आय में भी असमानताएं जो है उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है वो, इसलिए जो है ये इसकी सीमाएं हो जाती हैं। तो हमारा जो प्रमुख जो मानदंड है विश्व बैंक का वो प्रति व्यक्ति आय है, और की सीमाएं जो है कि वो सभी जो पैमाने हैं उनको इंक्लूड नहीं करता है, सिर्फ आय को इंक्लूड करता है, यही इसकी सीमा हो जाती है। अब हम जो है वही 17 गोल्स की जो बात कर रहे थे वही जो है यहाँ पर आपको आगे है। यूएनडीपी का जो मानदंड है और विश्व बैंक का जो मानदंड है वो अलग क्यों है यूएनडीपी का उससे, तो यहाँ पर आपको 17 गोल्स भी दिखाई देंगे यूएनडीपी के। क्यों अलग है वो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ आय को इंक्लूड कर रहा है, आय को ही देख रहा है अगर उसे जो है डेवलपमेंट के बारे में जानना है। और यहाँ पर यूएनडीपी 17 गोल्स हैं उसके, जिसमें जो है आय भी एक फैक्टर है, उसमें पैमाना है, पर उसके साथ साथ और भी पैमाने हैं नापने के लिए। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आपको डायरेक्ट ही इस इमेज में भी क्लियर हो रहा होगा कि क्या पैमाने हैं। वो सिर्फ आय को देख रहे हैं, यहाँ पे 17 गोल्स हैं, तो वही जो है इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। आंसर भी जान लेते हैं। विश्व बैंक विकास को मापने के लिए केवल प्रति व्यक्ति आय, देखिए आंसर मिल गया आपको, पहले ही आपको आंसर मिल गया था, प्रति व्यक्ति आय देखता है विश्व बैंक। और वहीं जो है यूएनडीपी क्या क्या देख रहा है, शिशु मृत्यु दर, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा जैसे कई स्तर हैं, कई जो कारक हैं उन सभी को देख रहा है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और नागरिकों को अधिक उत्पादन बनाने में जो मदद करते हैं। अब देखिए 17 गोल्स को भी जान लेते हैं एक बार, कौन कौन से जो गोल्स हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। देखिए एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, पॉवर्टी भी देख रहा है, हंगर को भी देख रहा है कि जीरो हंगर, यानी जो हंगर है वो भी खत्म होना चाहिए, भुखमरी जो है जैसी चीजें भी खत्म होनी चाहिए। क्लीननेस यानी सफाई स्वच्छता को भी देख रहा है, जेंडर इक्वलिटी भी होनी चाहिए। जेंडर इक्वलिटी मतलब पुरुष और महिलाओं के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें, अगर क्लाइमेट को भी देख रहा है, क्लाइमेट एक्शंस क्या हो रहे हैं कि एक देश जो है क्लाइमेट पे ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा है,
तो 17 गोल्स को अगर हम लेके चलेंगे तो ये जो है एक ब्रॉड माइंड हमारा बनाता है किसी भी देश के विकास को देखने के लिए। तो ये जो है 17 पैरामीटर्स को देखता है और वहीं विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय को। यही आपका मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आप इनमें से कुछ जो है जो 17 गोल्स हैं उनमें से कुछ याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा आंसर लिखने में, क्योंकि आप उससे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये था आपका यूएनडीपी और जो विश्व बैंक है किस तरीके से जो है अलग है। अब जो है यहाँ पर औसत से संबंधित क्वेश्चन है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, औसत का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी सीमाएं क्या है, तो ये आपको उदाहरण देकर समझाना है। औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? औसत का प्रयोग किया जाता है कि ताकि हमें जो है एक, देखिए हम प्रति व्यक्ति आय में 140 करोड़ लोगों की जो पॉपुलेशन है हमारे भारत की, अगर हम सिर्फ उसमें प्रति व्यक्ति आय देखने के लिए हर व्यक्ति की आय जानने का प्रयास करें और हर व्यक्ति की आय लिखें तो उससे हमें जो है कुछ डाटा नहीं मिलने वाला, कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। प्रति व्यक्ति आय जो है हम या फिर कोई भी चीज जो है जिसके जो है औसत निकालते हैं, क्यों निकालते हैं? देखिए औसत जो है उपयोग क्यों कर रहे हैं हम? एक ही श्रेणी की विभिन्न राशियों की तुलना करने के लिए, एनालिसिस करने में तुलना कर रहे हैं। अगर हमें देश की जो है भारत के साथ जो है चाइना की अगर कंपैरिजन करना है आय से संबंधित, तो हम जो है भारत की औसत आय निकाल लेंगे और साथ ही साथ चीन की औसत आय, तो दोनों का कंपैरिजन करने में हमें बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी देश की प्रति व्यक्ति, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए औसत का प्रयोग करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि विभिन्न लोगों की आय में अंतर होता है, तो अंतर होता है तो हमें जो है एक जो है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए आसानी हो जाती है औसत के माध्यम से। पर इसकी सीमाएं भी हैं। क्या सीमा है? कि इसमें जो है अगर हमें औसत मिल गया प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से, फिर उससे कंपैरिजन भी कर लिया, पर हम जो है एक तरफ जो है इसमें अमीर और एक तरफ जो है गरीब, एक की आय जो है लाखों करोड़ों अरब है और वहीं दूसरे की आय जो है वो हजारों में भी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये जो है जो इतना डिफरेंस है उसको जो है ये लेकर नहीं चलता साथ में औसत। तो सीमाएं क्या हुई? यह लोगों के वितरण को नहीं दर्शाता है, वितरण को नहीं दर्शाता। उदाहरण के लिए यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक है, प्रति व्यक्ति आय तो वहां पे बहुत अधिक है, पर यह हम नहीं कह सकते कि उस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं बहुत अमीर हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है अगर भारत की 1 लाख है तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में जो है जो भारत का प्रत्येक नागरिक है उसकी जो आय होगी वो 1 लाख ही होगी? पर ये जो है इसे समाहित नहीं कर पाता है एवरेज। वही जो है यहाँ पर क्वेश्चन उठा, तो वो जो है यहाँ पर भारत में तो 2000 भी होगी, 5000 भी होगी किसी की सैलरी। तो ये जो है डिफरेंसेस जो है इसको नहीं लेके चलता, क्योंकि हमें उस देश के धन के वितरण के बारे में, किस तरीके से वितरित है वो धन, कि एक गरीब के पास कितने जो है सैलरी है, एक अमीर के पास कितनी सैलरी है, उसको प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो आय के वितरण को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। कुछ लोग जो है अधिक अमीर हो सकते हैं, अन्य लोग बहुत गरीब हो। तो ये जो गरीबी और अमीरी की जो खाई है उसको समाहित नहीं करता है, ये सिर्फ आय की जो है आपको एवरेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको औसत के बारे में पता चला होगा। औसत निकालते क्यों है? तुलना करने के लिए। और उसकी सीमाएं क्या है? ये जो है जो आय का वितरण है उसको प्रदर्शित नहीं करता है। यही जो है हमारा इसका आंसर हो। अब हमारा क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, और यहाँ पर हम राज्य को लेके चलेंगे, जैसे केरल और हरियाणा। केरल और हरियाणा से संबंधित क्या है यहाँ पर कि केरल का मानव विकास क्रमांक जो है हरियाणा से ऊंचा है, और जो आय के आधार पर देखें तो आय जो है प्रति व्यक्ति आय जो है वो हरियाणा की ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है एक उपयोगी मानदंड नहीं है। तो अब क्या हम प्रति व्यक्ति आय जो है मानदंड जो होता है हमारा विकास को मापने का, क्या हम पूरी तरीके से नकार सकते हैं? देखिए हम जो है पूरी तरीके से तो नहीं नकार सकते, क्योंकि वो भी तो एक फैक्टर हुआ। अगर विकास को हमें मापना है, प्रति व्यक्ति आय भी एक फैक्टर होगा, अन्य फैक्टर जरूरी हैं। जैसे केरल में अन्य फैक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ, मानव विकास सूचकांक जो है जो केरल का है वो अच्छा है, परंतु जो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वो उसके जो अदर फैक्टर्स पे काम देखें, कंपैरिजन अगर केरल से करें तो कम है। पर यहाँ पर पूरी तरीके से नकारना जो है वो गलत होगा। तो आइए हम अपने आंसर पे भी चलते हैं। तो पहली बात, हम जो है प्रति व्यक्ति आय को पूरी तरीके से नहीं नकार सकते। इस कथन से जो है सहमत होंगे आप सभी। प्रति व्यक्ति आय जो है एक उपयोगी मानदंड नहीं है। उपयोगी मानदंड नहीं है मतलब हम जो है इसे नकारते हैं, इस स्टेटमेंट को। कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद जो है केरल मानव विकास रैंकिंग जो है हरियाणा से बेहतर है। क्यों बेहतर है जी? मानव विकास रैंकिंग जैसे वो स्वास्थ्य, शिक्षा
और आय जैसे कारकों के संयोजन पर आधार है। तो मानव विकास सूचकांक जो है 3 जो फैक्टर्स बताए, स्वास्थ्य को भी देखा जाता है उसमें, शिक्षा को भी और आय को भी। अब आय पे तो जो है आगे जो है हरियाणा है, और वहीं जो 2 फैक्टर्स हैं उसपे जो है काम किया केरल ने। मानव विकास सूचकांक जो है केरल का ज्यादा हो गया, पर आय को हम नकार तो नहीं सकते क्योंकि वो भी तो एक फैक्टर हो गया। इन संयोजन के आधार पर निर्धारित की जाती है, और इसलिए इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रति व्यक्ति आय जो है उपयोगी नहीं है। तो इसका ये तो अर्थ नहीं हुआ कि हम प्रति व्यक्ति आय को पूरी तरीके से नकार दें, बल्कि प्रति व्यक्ति आय विकास के कारकों में से एक है और नजरअंदाज इसको बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब विश्व बैंक को देखें। विश्व बैंक को विकास मापने और राज्यों की तुलना करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को मानदंड के रूप में उपयोग करता है। विश्व बैंक के बारे में हमने जाना था, यूएनडीपी का कंपैरिजन किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में। तो उसमें क्या था, यूएनडीपी जो है 17 फैक्टर्स को लेकर चलता है, 17 गोल्स को, और वहीं जो है आपका विश्व बैंक जो है वो सिर्फ आय के, प्रति व्यक्ति आय को देख रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय को उपयोग करता है, लेकिन इस मानदंड में कुछ सीमाएं हैं, जिसके कारण मानव विकास सूचकांक का जो है निर्धारण स्वास्थ्य और शिक्षा आदि जैसे कुछ जो विषय हैं विकास कारकों के साथ इन मानदंडों का उपयोग करके ही किया जाता है। अब विश्व बैंक जो है उसकी सीमा यही तो थी, वो प्रति व्यक्ति आय को ही लेकर चल रहा था, पर वो शिक्षा स्वास्थ्य को भी लेकर चलता। तो एक जो है अच्छा जो है हमें दिखाई देता कि किस तरीके से एक देश में विकास हो रहा है। तो सिर्फ आय के आधार पर करना जो है वो गलत हो जाएगा, फिर जो है एक ही मानदंड को इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो हम जो है पूरी तरीके से नहीं नकार सकते कि जो है प्रति व्यक्ति आय जो दी हुई है उसी को ही जो है हम पूरी तरीके से नकार दें। सिर्फ आय के आधार पर हम स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही अगर फोकस करें और आय को हटा दें तो वो जो है गलत होगा। तो यहाँ पर जो है दिया था कि नकार सकते हैं कि बिल्कुल नहीं, कि हम जो है बिल्कुल सिरे से जो है नहीं नकार सकते। यही इसका आंसर हुआ। आपने देखा किस तरीके से हम, क्योंकि और भी मानदंड है, हमें याद रखना है कि वो भी मानदंड लेके चलना है, पर आय भी उसका जो है फैक्टर है, तो उसे भी हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा। बस इसका यही आंसर था। अब देखिए यहाँ पर जो है भारत में जो है ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग हो रहा है, अभी वर्तमान में हम क्या प्रयोग कर रहे हैं और फ्यूचर में हम जो है क्या प्रयोग कर सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो अभी हम वर्तमान में, आप अगर आसपास में भी देखेंगे अपने, और आप भी जो है अपने पापा मम्मी के साथ या दादा दादी के साथ जो देखते होंगे साथ में, क्या चीजें यूज करते हैं हम ऊर्जा के स्रोतों के लिए। और यहाँ पे बोला है 50 ईयर्स के बाद हम क्या यूज करने वाले हैं, क्या संभावना है। तो अभी जो है हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, कोयला यूज कर रहे हैं हम। तो ये सभी चीजें हम अभी वर्तमान में यूज कर रहे हैं, पर आगे क्या जो है यूज करेंगे, सोलर पावर यूज करेंगे। सोलर पावर की तरफ जैसे भारत बढ़ रहा है, परंतु आगे जो है 50 साल के बाद जो है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। हाइड्रो पावर की तरफ भी जा सकते हैं हम। साथ ही जो है परमाणु ऊर्जा का प्रयोग जो है जिस तरीके से अब जो है चल रहा है, वो 50 साल के बाद जो है आपको बहुत अच्छा दिखेगा उसमें। तो यही जो है चीजें हैं, जैसे अभी जो है हम बिजली, कोयला, कच्चा तेल, गोबर और सौर ऊर्जा, इन सभी को जो है वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं। अब संभावनाएं क्या है, इथेनॉल। अब जैसे हम पेट्रोल में अगर हम बात करें तो पेट्रोल में 80% जो है पेट्रोल प्लस 20% जो है हम इथेनॉल यूज कर रहे हैं। तो यही जो है हम इसको जो है बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जो है परसेंटेज बढ़ता चला जाए और पेट्रोल को जो है कम यूज करें। अब कम यूज करने का कारण क्या है, हम क्यों जो है इथेनॉल जो है डाल के यूज कर रहे हैं पेट्रोल में। इसका कारण ये है कि हमारे पास जो है कुछ संसाधन सीमित हैं, वो जो है कुछ साल अगर हमने उनका जो है बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया तो वो खत्म हो जाएंगे। तो उनका जो है प्रयोग इस तरीके से करना है, सस्टेनेबल प्रयोग करना है कि हमारे पास जो है वो सुरक्षित भी रहें और हमें जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही प्रयोग करें। इसीलिए जो है इथेनॉल जो है प्रयोग कर रहे हैं। साथ में बायोडीजल भी आगे जो है आपको दिखने वाला है, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके साथ साथ अन्य ऊर्जाओं जो है उसमें भी जो है साइंटिस्ट हैं, उसका एक कुछ नई चीजें भी इजाद होंगी इसके साथ साथ। तो अभी वर्तमान में क्या प्रयोग हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा था, जो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया होगा। हाइड्रो पावर भी जो है, हाइड्रो पावर की भी तरफ जिस तरीके से जो है कार्य हो रहा है, तो आपको 50 वर्ष बाद क्या पता हाइड्रो पावर से भी रिलेटेड चीजें मिले। जिस तरीके से जैसे अगर हम एआई में देखें, पहले जो है हम जो है नॉर्मल इंटरनेट था, अब एआई है। अब जो है अगर हमें कुछ भी चीजें चाहिए तो हम एआई से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और एग्जैक्ट वो है जितना भी जो है नेट पे अवेलेबल मटेरियल होगा उससे निकाल कर आपको आंसर दे सकता है। तो देखिए ये जो है 4-5 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब 4-5 साल अगर हम 2025 में देखें तो कितना बदलाव आया। इसी तरीके से इसमें भी आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो अभी जो है हम वर्तमान में जो संसाधन प्रयोग कर रहे हैं उनकी जगह हम कुछ अन्य संसाधन का प्रयोग करेंगे, ताकि जो हमारे संसाधन है क्योंकि ये सीमित है, इन्हें जो है हम बचा के रख सकें और अन्य पर जो निर्भरता वो जो है बढ़े। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा।
अब धारणीयता, धारणीयता मतलब सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी? पीछे हमारी अर्थ दिखाई दे रही है आपको। अर्थ पर जो है जो संसाधन है वो सीमित है। उन सीमित संसाधन का प्रयोग इस तरीके से किया जाए ताकि जो भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए हम उसे उसका सुरक्षित रख सकें और अपने जो वर्तमान प्रयोग है उसमें भी प्रयोग ला सकें, परंतु जितनी आवश्यकता हो। क्योंकि जो संसाधन है वो हमारे लिए सीमित है, वो लालच के लिए नहीं है कि हम जो है उसका जो है दुरुपयोग करें। तो यही जो धारणीयता के विकास में आपको देखने के लिए मिलेगा। महत्वपूर्ण क्यों है? ताकि जो है हम आगे के लिए भी जो है जनरेशन के लिए बचा सके। विकास के लिए स्थायित्व का मुद्दा जो है महत्वपूर्ण है, स्थायित्व का मुद्दा। और विकास जो है, क्योंकि विकास भविष्य के साथ तालमेल बिठाता है, तो भविष्य के साथ तालमेल बिठाना हमें जो है लेकर चलना पड़ेगा कि हमें जो है ये नहीं सोचना है कि आज ही जो है सारे संसाधन खत्म कर दें, आगे भविष्य की पीढ़ी के लिए भी तो इस्तेमाल के लिए बचे हों। यदि प्राकृतिक संसाधनों का स्थायित्व नहीं होगा तो समय के बाद विकास रुक जाएगा। अब संसाधन ही नहीं बचेंगे तो विकास किस आधार पर करेंगे? संसाधन अगर बचे रहेंगे तभी तो हम विकास कर पाएंगे। और उन संसाधनों में जो है हम ऐसे संसाधन में ढूंढे जिनका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, ताकि जो वर्तमान जो संसाधन है जिनका बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है उनका जो है कम प्रयोग हो और वो जो है सुरक्षित हो सके। संसाधनों का अनैतिक दोहन। अनैतिक दोहन क्या हुआ? देखिए, आप जो है मार्केट गए, मार्केट जो है आपकी 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500 मीटर है। आपने बाइक उठाई और आप मार्केट में जो है चक्कर लगाने गए और आपने जो है मार्केट से आगे भी जो है कुछ निकल गए कि घूम कर आ जाते हैं। मार्केट में तो आप पैदल भी जा सकते थे क्योंकि आपको 500 मीटर दूर मार्केट है। अब मार्केट में पैदल जाने से क्या फायदा होंगे जी? सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कुछ देर वॉक भी हो जाएगी। जैसा हमारे वर्तमान में जो हमारा कल्चर हो गया है, हम जो है शहर जो भी बच्चे शहर में रहते होंगे, यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं तो उनका जो है जो पैदल चलना वॉक करना वो बहुत नॉर्मल है। वहीं शहरी परिवेश में देखें तो हम जो है घर से बाहर निकले हैं, हम उसके बाद भी अब ये जो है अब इसे जो है कंपैरिजन ना करके हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरीके की जो है बच्चे जो है बाइकों का इस्तेमाल या साइकिल जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, साइकिल तो वैसे बहुत बेस्ट है, बाइकों का इस्तेमाल या स्कूटी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम जो है मार्केट में जाने के लिए भी अगर हम बाइक या स्कूटी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या कर रहे हैं? यही है अनैतिक दोहन। तो हम जो है उसमें सोच विचार कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, एक तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वहीं जो है हम संसाधनों का भी अनैतिक जो है दोहन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है बनता ही नहीं है कि हम इतनी पास में जाने के लिए अगर इस्तेमाल करें। ये जो है संसाधन हमें दिए गए ताकि हमें जब आवश्यकता हो तब इनका उपयोग करें, पर हम इस तरीके के से उपयोग करेंगे तो हम इनका अनैतिक दोहन कर रहे हैं, विकास को नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से हमारा विकास भी खत्म हो जाएगा। देश ने जो हासिल किया, किसी देश ने जो हासिल किया होगा वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में संसाधन आगे के लिए जो है उपलब्ध ही नहीं होंगे। तो अगर वो उपलब्ध ही नहीं होंगे तो आप किस चीज पे विकास करेंगे, किसके आधार पर विकास करेंगे? वह संसाधन ही होंगे। तो इसलिए हमें संसाधन का जो है संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। यही जो है सस्टेनेबिलिटी जो है उससे संबंधित था ये आंसर। अब क्वेश्चन जो 10 है उसमें दिया है ये जो स्टेटमेंट है कि हमारे जो धरती है उस पर जो है आवश्यकता के लिए तो है हमारे पास भरपूर संसाधन, पर हमारे जो लालच है उसके लिए नहीं है। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको जो है अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने आसपास देखें, अपने स्वयं को भी देख सकते हैं। तो धरती पर जितने भी आपके संसाधन, आपके घर में भी बहुत सारे संसाधन, आपके पास जो है संसाधन है, पर हमारी आवश्यकताओं के लिए है सिर्फ वो। अगर हम उनसे लालच पूरा करने के शुरू कर दें कि अब जो है पेट्रोल है, पेट्रोल हमारे जो है आवश्यकता के लिए है, पेट्रोल अगर हमने बाइक में डलवाया है, कार में डलवाया, हम जो है उससे आवश्यकता क्या है? आपको बहुत जो है डेली ऑफिस जाना है उसके लिए यूज कर रहे हैं आप जो है कहीं बहुत दूर जाना है आपको उसके लिए यूज कर रहे हैं। पर इसी का ही उपयोग आप ऐसे ही सिर्फ घूमने के लिए कि आपको कुछ काम भी के लिए भी नहीं जाना, परंतु आपको घूमने के लिए इसी तरीके से मार्केट में जाना था, ऐसे ही घूमने के लिए आपने इस्तेमाल किया, तो वो जो है हमारे लालच के लिए नहीं है कि हम जो है उसका जो है दुरुपयोग करें। तो यही जो है कथन है, क्योंकि यहाँ पे लालच छोड़ो और प्रकृति से नाता जोड़ो। देखिए एक जो लिखा है ये कितना बढ़िया लिखा है कि हमें लालच छोड़ना है प्रकृति से। अगर हम प्रकृति के बारे में सोचने लगेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक मार्केट में ले जाने के लिए स्कूटी या बाइक जो है हमें यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखिए एक तो हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और वहीं हम प्रदूषण भी फैला रहे हैं। अब जो है दिल्ली जैसे जो शहर है, जो अन्य शहर हैं, वो जो है गैस का चैम्बर बन जाते हैं जब सर्दी आती है। कारण क्या है जी? प्रदूषण। प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? इसमें जो है एक फैक्टर जो है हमारा यातायात के साधन भी होंगे। हम प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं, पब्लिक व्हीकल्स बहुत कम यूज कर रहे हैं, कहीं हमें जरूरत भी नहीं होती वहां पर भी यूज कर रहे हैं। वो सभी जो कारण होंगे
वो भी इसमें आ जाएंगे कि हम जो है किस तरीके से जो है संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। अब आंसर और भी पढ़ लेते हैं, इसमें क्या ऐड हो सकता है। प्रकृति के पास जो है वही स्टेटमेंट की जरूरतों के लिए तो है जी संसाधन, पर हमारे लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। अब ये किस तरीके से प्रासंगिक है, संसाधन और विकास दोनों एक साथ चलते हैं कि अगर हम संसाधन हैं जितने हम उन्हें अगर संरक्षित कर चले तो विकास आगे बढ़ता चला जाएगा। विकास की स्थिरता जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी, सस्टेनेबिलिटी, संसाधनों के रख रखाव भी महत्वपूर्ण है। उसमें संसाधन होंगे तो ही विकास होगा। अगर हमने संसाधन लालच के आधार पर हमारे खत्म कर दिए हमने पूरी तरीके से संसाधन, तो विकास किस आधार पर करेंगे, हमारे पास संसाधन नहीं बचेंगे। जैसा कि इस कथन से दावा किया गया है, पृथ्वी के पास जो है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है संसाधन है। जैसे क्या संसाधन है जी, नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। रिन्यूएबल यानी रिन्यू किया जा सकता है जिन्हें, जैसे आपकी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इन्हें रिन्यू किया जा सकता है, ये आपके पास हमेशा अवेलेबल है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और वही जो है नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इन दोनों में ही जो है हमें बैलेंस बनाकर चलना है, हमें दोनों का प्रयोग करना है इस तरीके से ताकि दोनों जो है हम जो है जो प्रयोग करना है, जैसे आवश्यकताओं के लिए तो प्रयोग करना है और लालच के लिए प्रयोग नहीं करना है, बैलेंस बनाकर चलना है, तभी जो है हम संसाधनों को संरक्षित कर पाएंगे। संरक्षण और स्वच्छ, हमें जो है संरक्षित भी करना है, पर्यावरण को स्वच्छ भी रखना है साथ ही साथ। उत्पादन और उपयोग, जितना इनका उत्पादन हो रहा है उसी के आधार पर उपयोग भी करना है ताकि इनमें बैलेंस बनाकर चलना है उत्पादन और उपयोग में। तो ये जो है आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। संसाधन और विकास को कि दोनों साथ साथ चलते हैं तो हमें इनका रख रखाव भी रखना होगा और इनको संरक्षित करके चलना होगा। हमें नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय दोनों संसाधनों का बैलेंस बनाना होगा और उत्पादन और उपयोग, जितना उत्पादन हो रहा है उसी के पर उपयोग, इन दोनों में भी संतुलन बनाना होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। मिट्टी का कटाव देख सकते हैं आप, मिट्टी का कटाव कैसे, बाढ़ों के आने से भी होता है और यहाँ पर जो है पानी के साथ जो है मिट्टी बहती चली जाती है। ये भूजल यानी जो जमीन से जो जल है उसका स्तर भी आप देखें, दिल्ली जैसे जो शहर है, शहरों में किस तरीके से भूजल का स्तर गिरता जा रहा है। कारण क्या है जी, हमने जो है सड़क सारी कंक्रीट की बना दी, गलियां सारी कंक्रीट की बना दी, नालियां सारी कंक्रीट की हैं। पानी गया कहाँ, नालों में गया, नालों से जो है वो नदियों में चला गया। तो पानी जो है शहर में बचा ही नहीं, हमने कहीं जो है जमीन में जाने की जगह ही नहीं छोड़ी, तो पानी बचेगा क्या। यही कारण है जो हमारे शहरों में जल स्तर खत्म होता जा रहा है। एक तो पॉपुलेशन है, देखिए हम पूरी तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि वही कारण, वो तो कारण है ही, पर पॉपुलेशन भी एक कारण है। और बारिश का पानी, जब बारिश इतनी मात्रा में होती है, शहरों में इतना पानी भर जाता है, हमने बारिश के पानी के लिए कुछ नहीं बनाया। बारिश का पानी अगर संरक्षित करते तो शायद ये समस्या और कम हो सकती थी। तो हम जो है पानी को संरक्षण करने का कुछ कार्य नहीं कर रहे, इसलिए ये भूजल जो है शहरों में बहुत ज्यादा गिरता हुआ जा रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो होने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखते हैं कि लाइट आई और समर चलाकर भैंसों को नहलाया जाए। अब समर चला अगर हम भैंसों को नहलाना शुरू करेंगे, पहले होता था नल चलाते थे, उसके बाद जो है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी प्रयोग कर रहे थे। अब वही जो है आवश्यकता के अनुसार तो कर रहे थे, अब हमारा लालच पूरा नहीं हो रहा, हम भैंसों को भी नहलाएंगे उसी से। अब अगर हम भैंसों को भी पाइप से नहलाना शुरू करें या जानवरों को भी, और उनके जो गोबर है उसे भी इसी से साफ कर रहे हैं। पहले हाथ से करते थे, झाड़ू लगाकर साफ करते थे। अब ये ही जो है हमारे संरक्षण, हम पानी का कितना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। शहरों में तो खत्म हो ही रहा था, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी समस्याएं आगे हमें भविष्य में देखने को मिलने वाली कुछ साल बाद। भूजल का स्तर के बारे में बात हुई, और ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में, और जो है किस तरीके से जो हमारी जो ओजोन लेयर है वो किस तरीके से खत्म हो रही है। तो यहाँ पर जो है उसी से संबंधित पहला पॉइंट जो है वनों की कटाई, वो जो हमने बात की, मृदा का अपरदन, भूजल स्तर में गिरावट, ओजोन जो परत है उसका क्षरण किस तरीके से हो रहा है, और वाहनों के दहन से अत्यधिक जो वायु प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण, ये सभी जो है पर्यावरण में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। तो पर्यावरण में गिरावट के लिए हमें जो है इन सभी को लेकर चलना होगा कि इनका कम से कम ये चीजें हों। कैसे होंगे जी, हम जो है जैसे मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें जो है एक जो है अभिनेत्री हैं, बहुत चर्चित अभिनेत्री हैं। उन्होंने क्या किया, उनका जो फर्नीचर था पुराना, उन्होंने उसे रिनोवेट कराया। क्यों कराया, वनों की कटाई से ही आपके फर्नीचर बनते हैं, लकड़ी के फर्नीचर। अब हम पुराने का क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, तोड़ के जो है बाहर फेंक दिया और उसे जो है डिस्पोज कर दिया, खराब हो गया जी हमारा।
उन्होंने क्या किया, उसका यूज किया। अगर आप लकड़ी में भी अंतर देखें तो पुराने फर्नीचर जो है काफी मजबूत और काफी भारी होती थी उनकी लकड़ी। अब जो वर्तमान में आपको लकड़ी मिलेगी वो जो है बहुत हल्की हुई है। कारण क्या है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, डिमांड इतनी ज्यादा है, तो कहाँ से लाएंगे, हर तरीके की लकड़ी प्रयोग की जाती है। पहले जो है मजबूत लकड़ी होती थी। तो आप जो है इस तरीके से भी, ये यहाँ पर पॉइंट बताने का कारण ये था कि हम जो है पुराने फर्नीचर को भी हम जो है नए की तरह इस्तेमाल करके उसको पेंट करा के फिर दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। मृदा अपरदन, भूजल, भूजल में गिरावट को जैसे हम बात करते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से पानी का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें हम दुरुपयोग को हम खत्म करके अपने से शुरुआत तो कर ही सकते हैं। हम अपने यहाँ, अगर हमारे यहाँ पानी के लिए समर लगा हुआ है, समर मतलब जो हमारे लिए आजकल जो जमीन के अंदर मोटर लगती है उससे पानी बहुत तेज आता है। पानी तेज आता है तो हम जो है गिरनल जो हमारी गलियां हैं उन्हें साफ करने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। नॉर्मल हम झाड़ू लगा के भी हम जो है उसे साफ रख सकते हैं अपनी गली को। हमारी बाइक धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए भी अगर हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम एक बाल्टी में जो है पानी रखकर भी साफ कर सकते हैं, जो भी आप भी देखते होंगे। परंतु इन्हें व्यवहारिक रूप से प्रयोग अब हमें लाना बहुत आवश्यक है। हमें सिर्फ अगर ये पोस्टर लगे हुए हैं किस तरीके से पानी बचाएं, बुक्सों में पढ़ने से हमें आगे बढ़ना होगा। अब आप 10th क्लास में आ गए तो अब व्यवहारिक प्रयोग भी शुरू करेंगे हम, कि किस तरीके से पानी हम निजी जीवन में हम बचाना शुरू करें। जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ जो लोग हैं जुड़े हुए वो भी शुरू करेंगे, और उन तक जो है, देखिए बोलने से ज्यादा करने का प्रभाव ज्यादा होता है। जब आप अपने घर में इस तरीके की चीजें करेंगे, आपकी गली में अगर आपको इस तरीके से लोग देखेंगे, शायद उनके अंदर भी ये जो है इन जो संसाधन है इनको लेकर जो है एक जागरूकता बढ़े। तो ये जो है हम इस तरीके से कम कर सकते हैं। वायु प्रदूषण, अब हम बात कर ही रहे थे कि हम जो है व्हीकल्स का उतना ही सीमित प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है, उससे ज्यादा प्रयोग ना करें। साइकिल का प्रयोग करें या पैदल जाने के लिए अपने कदमों का प्रयोग करें, पैरों का प्रयोग करें, ताकि आपके पैर भी मजबूत हो। पर्यावरण में गिरावट के लिए क्या जिम्मेदार है और हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, वो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक तालिका दी हुई है, इसमें जो है कौन सा देश सबसे ऊपर है और कौन सा देश जो है इन सभी चीजों में, प्रति व्यक्ति आय में, जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा है, और 25 वर्ष से जो अधिक लोग हैं उनकी जो औसत आयु जो है शिक्षा वर्ष की, उसके बारे में, और वहीं HDI रैंक में। तो हमें बताना है कौन सा देश इसमें ऊपर है, कौन सा देश जो है नीचे है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, 2011 की जो है ये डाटा है, अमेरिकी डॉलर में है ये। यहाँ पर जो है 6 देशों के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर अगर हम देखें तो 11,000 जो है प्रति व्यक्ति आय श्रीलंका की है। तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर कौन है, श्रीलंका है। वहीं हम देखें प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसकी है, वो नेपाल की है। नेपाल की 2471 है, और वहीं जो है श्रीलंका की 11,326। तो ये जो है आपकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा की बात करें तो इसमें भी जो है कौन ऊपर है, श्रीलंका। 75.5 जो है जन्म प्रत्याशा है, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा क्या होती है, यानी कि हमारे जो देश में एवरेज जो लोग जी रहे हैं वो कितना है ऊपर है, मतलब मैक्सिमम जो एज होगी 75 तक जा रही है, किसमें, श्रीलंका में। और वहीं जो है हम सबसे कम कहां पर है, 66.6 पाकिस्तान में, वो सबसे कम है। 25 वर्ष से उससे ऊपर जो है जो आयु के लोग हैं जो औसत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, औसत वर्ष कितना है उनका, सबसे ज्यादा श्रीलंका में 10.9 साल, और सबसे कम कहां पर है, 2 देशों में है, सेम दिया हुआ है 4.9। कौन कौन से देश हैं, म्यांमार और नेपाल, दोनों में 4.9, यानी कि 5 वर्ष ही जो है इन देशों के जो बच्चे हैं वो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं, और वहीं जो है 10.9 जो एवरेज है वो श्रीलंका का है। तो ये जो है शिक्षा वर्ष हो गए, 2017 के आंकड़े थे। HDI रैंकिंग की बात करें तो HDI रैंक सबसे अच्छी किसकी है, श्रीलंका की। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर है जो देश है इन सभी पैरामीटर्स में, वो श्रीलंका सबसे ऊपर है। और जो सबसे कम पैरामीटर्स में देखें तो वो जो है वेरिएशन है। जैसे अब HDI रैंक में जो है 150 रैंक जो है पाकिस्तान की है, जो सबसे नीचे है पाकिस्तान है HDI रैंक में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इन सभी की रैंकिंग की बात की तो सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है, यही आपको जानना था इसमें। अब टेबल पूरी तरीके से अब मैं साइड में भी हो जाता हूँ, तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। प्रति व्यक्ति आय में अगर बात करें तो श्रीलंका सबसे ऊपर है 11,326 जो है अमेरिकी डॉलर के साथ, और सबसे नीचे नेपाल है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2017 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार श्रीलंका जो है 75.5 वर्ष और पाकिस्तान 66.6 वर्ष।
अगर हम शिक्षा वर्ष की बात करें 2017 के आंकड़ों के अनुसार, श्रीलंका 10.9 वर्ष, 10.9 वर्ष, और आपका जो देश है 4.9 के साथ म्यांमार और नेपाल जो है ये लास्ट में आ जाएंगे। एसडीए रैंक के अनुसार देखें तो श्रीलंका की रैंक कितनी है, 76 है, और जो पाकिस्तान की है वो 150 है। तो ये रैंकिंग के आधार पे आप जो है इसकी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके से आप जो है अपने जो आंकड़े हैं उनको यहाँ पर लिखा जा सकता है कि सबसे ऊपर कौन सा है और सबसे नीचे। सबसे ऊपर में कौन सा देश आएगा, हर जगह जो आंकड़ों के अनुसार देखें तो सबसे ऊपर जो है यहाँ पर श्रीलंका, और निचले के आधार पर जो है आप टेबल के आधार पर इस तरीके से आप पीछे से लिख सकते हैं। देखिए एक चीज यहाँ जो है यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं कि यहाँ पर जो है 15 वर्ष की आयु की जनसंख्या की साक्षरता दर थी, तो यहाँ पर जो है 25 की जगह 15 ईयर्स हो जाएगा यहाँ पर। तो याद रखेंगे ये 15 ईयर्स के लिए है, ये जो है 25 नहीं है, 25 नहीं है, तो ये 25 जो है गलत होगा, 15 ईयर होगा। अब जो 13 क्वेश्चन है वो हमारा भारत में वयस्क जनसंख्या जो है 15 से 49 यानी 15 से 49 जो वर्ष है उनके बीएमआई से रिलेटेड जो है सामान्य से कम किन राज्यों में है। सामान्य कितना होता है बीएमआई, सामान्य जो है बीएमआई होता है हमारा 18 to 25, इसके बीच में हमारा बीएमआई होना चाहिए। तो इससे जो कम है कौन कौन से राज्य हैं, कितना कम है, महिलाओं में और पुरुषों में भी बात करेंगे कंपैरिजन की, तो उसके और टोटल जो हमारा देश में कितना है ये बीएमआई उसकी बात भी करेंगे, और उसमें भी महिलाओं और पुरुषों की बात भी करेंगे। तो ये जो है टेबल में उन सभी का दिया हुआ, जैसे केरल का दिया हुआ है, केरल में जो बीएमआई है वो जो बीएमआई 18 से 18.5 से कम किसका है, 8.5% जो पुरुष है, और महिलाओं में वो 10%। कर्नाटक में 17% जिनका कम है, और पुरुष महिलाओं में 21%। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 28 है महिलाओं का भी और पुरुषों का भी, और ये जो है अन्य दो राज्यों से सबसे कम है। सभी राज्यों का देखें तो 20 और 23%, पुरुषों में 20% और महिलाओं में 23%। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के जो पोषण इस तरह की तुलना में करनी है आपको। केरल में आप देख रहे हैं कि महिलाओं और पुरुषों में जो है 10% के आसपास है, वो 10% महिलाओं में, 8% जो है 8.5% पुरुषों में, और वहीं जो है मध्य प्रदेश में ये बहुत ज्यादा है 28%। तो जो मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो काफी जो है खराब है केरल के कंपैरेटिवली पोषण को लेकर देखें, क्योंकि वहां का जो बीएमआई लेवल है जो उससे कम है, जो प्रतिशत वो महिलाओं और पुरुषों में बहुत ज्यादा है, मोर देन 20%, और वो जो है लेस देन 10% था। अब क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 दे रहा है आपका कि आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में जो है लगभग हर 5 में से एक, क्योंकि हमारे जो महिला और पुरुषों की वो 20% के आसपास है, 20% यानी 20/100 इंटू 100, तो यानी कि हमारा 20% यानी 1/5 भी हो गया। तो 5 में से एक जो व्यक्ति है वो पोषण जो है उसे पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा, यानी वो कुपोषित है। तो ये आप देख सकते हैं, तो अपने शब्दों में आप इसी बात को लिख सकते हैं। आंसर पे भी चल लेते हैं हम। केरल और हम मध्य प्रदेश का पहला जो है कंपैरिजन कर रहे थे, तो दोनों में जो है पुरुष और महिलाओं दोनों की जो है तुलना में काफी अधिक है। कहां पर, मध्य प्रदेश में कुपोषित के जो लोगों का जो परसेंटेज है, कुपोषित लोगों का अनुपात जो है मध्य प्रदेश में के लोगों से कम है। कहां पर, केरल में। तो दोनों में हमने कंपैरिजन देखा था, जो केरल है वहां पे लेस देन 10% है दोनों का ही लगभग, और वहीं मध्य प्रदेश में जो है वो 28% है दोनों का, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब 1/5 बता रहे थे कि देश के जो 20% जो जनसंख्या है वो कुपोषित है। देश में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, फिर भी 40% लोग जो है कुपोषित हैं, 20% लगभग महिलाओं में और वहीं 20% पुरुषों में। क्योंकि उसका कारण क्या है, बड़ी संख्या में लोग इतने गरीब हैं कि वह पौष्टिक भोजन नहीं खरीद सकते। पौष्टिक भोजन जो हम जो है न्यूट्रिशन वाले वैल्यू के हिसाब से बात करें तो न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से नहीं देखते, उनको जो है वो भोजन मिल जाए बस वही काफी होता है। तो पौष्टिक भोजन की बात कर रहे हैं वो नहीं खरीद पाते। तो ऐसी जो है एक बड़ी आबादी है भारत में। अधिकांश राज्यों में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके माध्यम से जो है सरकार जो है अनाज प्रोवाइड करती है लोगों को, कैसे, राशन कार्ड के माध्यम से। तो वो
बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक से काम नहीं कर पाता, और गरीब लोगों को तक ये पहुंच ही नहीं पाता। कारण क्या है? राशन कार्ड नहीं बन पाया। क्यों नहीं राशन कार्ड बन पाया? क्योंकि राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे नहीं हो पाए तो राशन कार्ड नहीं बन पाएगा, और उन गरीब लोगों के लिए जिनके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया उन्हीं तक नहीं पहुंच पाएगा। भारत में अभी हम देखें तो सरकार ने जो है बताया कि 80 करोड़ लोगों को जो है अभी जो है वो राशन प्रोवाइड कर रही है। देश की जनसंख्या जो है 140 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को अगर राशन मिल रहा है तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा परसेंटेज जो है भारत में जो है गरीबी से जूझ रहा है। यानी कि वो मुख्य जो भोजन है अपने जो है एक दिन का, वो भी जो है जुटा नहीं पा रहा है। उसके लिए जो सरकार जो है पीडीएस के माध्यम से उनको राशन प्रोवाइड कर रही है। देश के कई हिस्से जो हैं वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य की शिक्षाओं जो सुविधाएं हैं इनका अभाव। मतलब हमारे जो देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं, जैसे आप अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, शहरों में जो है जो अगर हमारे पास हॉस्पिटल हैं पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो वो कम है, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी दूर होते हैं हॉस्पिटल्स, आप उनको ही देखकर स्कूल देखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल 2-3 किलोमीटर, बच्चे जो है साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और स्वास्थ्य सुविधाएं की तो बात अगर हम करें तो वो जो है कितनी दूर है, शहरों में जाना पड़ता है उन्हें। ग्रामीण क्षेत्र से आसपास जो 10-12 गांव हैं वो एक शहर में जाएंगे अपनी जो है अगर स्वास्थ्य संबंधी उनको जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो है अभी भी हमारे देश में इसका अभाव है। इसी यही कारण है जो हम कुपोषण की बात कर रहे हैं कि वो जो है 5 में से 1 जो व्यक्ति है वो कुपोषित है। इसलिए बहुत से लोग जो है पिछड़े और एक गरीब बने हुए हैं और उनको जो है पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता। गरीबी एक कारण हुआ, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वो भी एक कारण हुआ, और पीडीएस जो है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो किस तरीके से अभी प्रॉपर नहीं काम कर पा रहा है, एग्जीक्यूशन उसका प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और जो मेन जो गरीब हैं जिनके पास सच में ही जो है भोजन एक समय का उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है, उन तक नहीं पहुंच हो पा रही है क्योंकि उनके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या फिर इसमें जो है ये भी हो सकता है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाकर जो है पीडीएस के अधिकारियों ने खुद ही जो है उनका राशन जो है निकाल कर जो है बेच दिया। ये भी जो है इसमें जो है एक खामियां हैं, कमियां हैं, सीमाएं हैं कि जो है लोगों के पोषण में अभी भी भारत में कमी है। 20% लोग जो है अभी भी इससे जूझ रहे हैं, 40% लोग सॉरी। और ये जो है पोषण के बारे में बात हुई। लास्ट जो है आपका क्वेश्चन प्रॉपर जो था, प्रॉपर क्वेश्चन यही था, केरल से रिलेटेड था। केरल के जो है आंकड़े दिए हुए थे आपको, मध्य प्रदेश के और आप कर्नाटक के। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो है बहुत ज्यादा कुपोषित लोग पाए जाते हैं, 28% जो है महिला और पुरुष जो है वहां पर कुपोषित है। बीएमआई देखिए यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट जो बात ये रहेगी कि आपको अपना बीएमआई पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे? आप जो है अपना वेट जो है और हाइट के अनुसार आपका वेट है नहीं, यही जो है चेक करना होता है। आप जो है ऑनलाइन जो है चेक कर सकते हैं, अपना वेट डालें और अपना हाइट डालें, इससे आपको पता होगा कि आप कुपोषित तो नहीं है। और कुपोषित होने का ये नहीं होगा कि आपका 18 से नीचे है तो आप बिल्कुल कुपोषित ही हैं। देखिए आप उसमें जो है धीरे धीरे चेंज कीजिए, अपना वेट जो है, अच्छी चीजें खाइए, पोषित जो पोषण है अपना फूड कीजिए, न्यूट्रिशन वैल्यू वाली चीजें खाइए जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनकी जो है मात्रा बढ़ाइए ताकि आपका जो बीएमआई है वो अच्छा रहे। आप जरूर चेक करें आज जो है अपना बीएमआई, अगर आपको नहीं पता है तो बीएमआई चेक करें ताकि आपको भी पता चले कि आप जो है कुपोषित की श्रेणी में तो नहीं आ रहे हैं। और इसमें जो है इसके बीच में भी जो है अलग अलग वैल्यूज होती हैं तो उनको भी चेक कीजिएगा कि इसमें जो है कि आप मोटापा से ग्रसित तो नहीं है। ओबेसिटी जो आजकल हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है बच्चों के लिए। ओबेसिटी का कारण क्या है? मैदा खाना हो सकता है, ऑयली फूड बहुत ज्यादा खाते हैं बच्चे आजकल। आप ट्यूशन जाते हैं या फिर स्कूल जाते हैं तो आने जाने में जो है आप एक बार खा लेते हैं उस चीज को, और डेली इस तरीके की आदत आपको जो है ओबेसिटी की तरफ ले जाएंगे, जो आपको छोड़नी चाहिए। आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि जो बीएमआई का जो हमारा आपकी जो बीएमआई है वो अच्छा हो सके। और आपका बीएमआई अच्छा होगा तो हमारे देश के जो युवा हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो आगे जो है हमारे देश का जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बीएमआई चेक कीजिए। ये जो है हमारी आज की जो क्लास थी इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट विकास हमारा संपूर्ण हो चुका है। इसमें जो भी क्वेश्चन थे वो आपके डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।